प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल जे क्लासेस पर। आज हम आपके लिए 1857 के संग्राम के विषय में बात करेंगे। ये 1857 क्रांति भी कह सकते हैं। प्यारे बच्चों, पहले हम जान लेते हैं 1857 के संग्राम में इसके कारण क्या क्या कारण, किन कारणों से ये हुआ है। 1857 में 1856 तक कहिए आप, 1848 से डलहौजी भारत में रहे, 1848 से 1856 तक लॉर्ड डलहौजी भारत में रहे। और एक राजनीतिक कारण ये बना कि जो डलहौजी की कुछ नीतियां थी वो भारतीयों के लिए समस्या का विषय नहीं। डलहौजी ने सबसे पहले पंजाब को अपने अधिकार में ले लिया और पंजाब पर अधिकार करके वहां के महाराजा थे दलीप सिंह को भेज दिया अपना पेंशनर बनाकर। ब्रिटिश सरकार का पेंशन बनाया और कहा कि आप ब्रिटेन चले जाओ, लंदन चले जाओ, और ये लंदन चले गए। 48 में ऐसा किया गया और 1849 में इन्होंने ब्रिटेन जाके ब्रिटेन की महारानी को कोहिनूर हीरा भेंट किया। ये व्यक्ति अंग्रेजों के साम्राज्य विस्तार की नीति को ज्यादा महत्वाकांक्षा के साथ भारत से प्रस्तुत करता है और इसने भारत में एक महत्वपूर्ण नीति चलाई, इसका नाम कहा गया हड़प नीति। इस नीति के कारण भी भारत में राजनीतिक कारण रहा कि भारतीयों में 1857 के विद्रोह का कारण हुआ। इसने भारत के भिन्न भिन्न राज्यों को किसी को एक उस राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी न होने के कारण किसी को कुशासन का आरोप लगाकर अलग अलग तरीके से भारत के राज्यों पर अधिकार करना शुरू कर दिया, जिस कारण से भारत में डलहौजी का हो या फिर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक विद्रोह शुरू हो गया। इसने क्या किया, इसने सबसे पहले सतारा को अपने अधिकार में ले लिया। आपसे पूछेगा कि हड़प नीति के तहत सबसे पहले राज्य किस राज्य पर अधिकार किया गया या डलहौजी में, तो पहला राज्य है सतारा, दूसरा है संभलपुर, तीसरा है बड़ौदा, चौथा है उदयपुर, पांचवा है झांसी, अगला है झांसी के बाद उन्होंने किया नागपुर, उसके बाद इन्होंने अवध पर अधिकार किया और उसके बाद करोल। हड़प नीति के तहत डलहौजी ने इन राज्यों पर अधिकार कर लिया। करौली को एक विद्रोह के कारण बाद में अंग्रेजों ने छोड़ दिया। तो इस तरह से जो हड़प नीति के तहत 3 राज्यों पर कब्जा किया गया, प्रथम राज्य सतारा कहा जाता है और अंतिम राज्य अवध। अवध के नवाबों पर अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगाया कि आपका जो शासन है वो अच्छा नहीं है, इस कारण से हम आपको यहाँ से अपदस्थ करते हैं और आपका राज्य जो है अंग्रेजों का हाकिम होने लगा। इसी की पत्नी बेगम हजरत महल, जो नवाब थे उनकी पत्नी थी बेगम हजरत महल, ये 1857 के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व करेंगे। अवध की जनता ने जिसका विरोध किया अंग्रेजों के अधिकार का, ये एक कारण हो गया अधिकार का, और एक ऐसा कारण बना जिसके कारण भारत में 1857 की क्रांति होगी। ये है डलहौजी की हड़प नीति। जिस तरह से अंग्रेज भारत में अपने साम्राज्यवादी विस्तार नीति को आधार प्रदान कर रहे थे, उसी तरह से कुछ अच्छे काम भी अंग्रेजों ने भारत में किए। और एक काम जाते जाते 1848 में गया है। 1848 में ही प्रस्ताव किया विधवा पुनर्विवाह।
ये 1848 में इसका प्रस्ताव रखा, किसने? डलहौजी। ये बन गया सामाजिक कारण। इससे पहला राजनीतिक कारण था, अंग्रेजों ने भारतीय के विभिन्न हिस्सों पर अधिकार करना शुरू कर दिया, जिस कारण से वहां के जो शासक थे उन्होंने विद्रोह किया। 1857 में विद्रोह का कारण था। ये एक सामाजिक कारण बन गया। 1857 में डलहौजी ने प्रस्ताव पेश किया विधवा पुनर्विवाह का। इससे पहले आपने देखा होगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक आएंगे और विधवाओं के जो है सती प्रथा पर रोक लगा दी। तो सती प्रथा और इस प्रस्ताव के बीच में महिलाओं की स्थिति बेहद खराब हो गई। हुआ ये कि पहले महिला को उसके पति के साथ जलाया जा रहा था, उसके पश्चात महिला को सरकार के दबाव में आकर नहीं जलाया, समाज में छोड़ दिया गया। लेकिन समाज में उसकी स्थिति दयनीय हो। कारण ये हुआ कि अगर वो किसी के यहाँ किसी सामाजिक कार्य में चली जाए तो उसे मनहूस कह के और उसे समाज से तिरस्कार प्रदान कर देता। कोई उसे अपने यहाँ बुलाना नहीं चाहता। शुभ कार्य में उसका आ जाना बेहद अशुभ माना जाता था। शादी विवाह जैसे प्रोग्राम में या फिर किसी बच्चे के जन्म के उत्सव में अगर वो महिला आ गई तो उसे अशुभ माना जाता था। होता यह था कि आस पड़ोस के समाज से उसे काट दिया गया और वो उससे अलग हो गया। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1848 में प्रस्ताव पेश किया विधवा पुनर्विवाह का लॉर्ड डलहौजी ने, और 1849 में ठीक इसके एक साल बाद उस समय लॉर्ड आ गए थे, लॉर्ड कैनिंग। सॉरी, ये 1858 और ये 1859, ठीक है, 1857, 1856 तक रहेगा और ये प्रस्ताव 1856 में रहेगा, 1856 और 1859 में। ठीक है, तो 1859 में जो है ये प्रस्ताव जो था पास हुआ, किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग के समय में। और इस बात का भारतीयों ने पुरजोर विरोध किया। भारतीयों ने कहा कि जो आप काम कर रहे हैं, भारत में अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे हैं, भारत से व्यापार कर रहे हैं, भारत में विभिन्न प्रकार की लूट कर रहे हैं, वहां तक हम मानने का तैयार नहीं। लेकिन आप भारत के सामाजिक मामलों में इंटरफेयर न करें और विधवा का पुनर्विवाह का प्रयास भारत में न करें। इस कारण से भी इनको विरोध करना पड़ा। इसमें भारत एक भारतीय इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही इसके समर्थन में, वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लॉर्ड कैनिंग और अंग्रेजों का समर्थन किया और सहयोग किया विधवा पुनर्विवाह के अधिनियम को पास करने के लिए। ये दूसरा कारण बन गया अंग्रेजों के पास 1857 के विद्रोह का, जिसमें भारतीयों ने विद्रोह किया और भारतीय इस बात का पुरजोर विरोध कर रहे थे कि इस किसी भी कारण से भारत में विधवा पुनर्विवाह पास न हो। लेकिन ये पास हुआ और भारत ने सर्वप्रथम ये कलकत्ता में लगा। ठीक है, दो कारण हुए। अगर आपसे पूछे कि किस, तो ये कलकत्ता में जो सबसे पहले जो है लागू हुआ विधवा पुनर्विवाह। अब यहां तक डलहौजी जा रहा है और कैनिंग भारत आ रहा है और एक बड़ा कोई भारत कारण प्रस्तुत हो गया। अब तीसरा जो कारण है 1857 के संग्राम का, वो है तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण ये हुआ बच्चों कि अंग्रेज युद्ध में प्रयोग के लिए इससे पहले एक लकड़ी की बंदूक का प्रयोग कर रहे थे, जिसका नाम था ब्राउन बेस। पहले एक लकड़ी की बंदूक थी, बंदूक का नाम था ब्राउन बेस। ब्राउन बेस, इस बंदूक को हटा के अंग्रेज एक बंदूक लेकर आए जो लोहे की बनी हुई थी, और लोहे की बंदूक का नाम था इनफील्ड राइफल। इन दोनों बंदूकों में बड़ा अंतर यह आया कि जो इनफील्ड राइफल थी, इस राइफल में जो कारतूस भरा जाता था उसकी जो ऊपरी लेयर थी वो गाय अथवा सुअर की चमड़ी से बनी हुई, और जब इस कारतूस को राइफल के अंदर लोड किया जाता था तो एक हाथ से अपने मुंह से उसे काट के और तब उसको भरा जाता था। अब भारत में जो भारतीय सैनिक अंग्रेजों की सेना भर्ती थे, उन्हीं को राइफल चलानी थी, और वो चलानी थी तो उसे अपने मुंह से वो काटना है, तो ये होता था कि किसी कारतूस पर गाय की या सुअर की चमड़ी भारत में सर्वथा प्रयोग होती। हिंदुओं के लिए गाय के मांस को अपने मुंह से लगाना अधार्मिक,
ऐसे ही मुसलमानों के लिए भी गुनाह था सूअर की चर्बी को अपने मुंह से लगाना। तो इस बात को लेकर भारत में विद्रोह हुआ और घटना है 29 मार्च 1857 बैरकपुर। यहां मंगल पांडे ने सबसे पहली बार विरोध किया और उसने मना कर दिया कि मैं इस इनफील्ड राइफल का प्रयोग नहीं करूंगा, मैं इसे अपने दांतों से नहीं काटूंगा। इस बात को लेकर इसका एक लेफ्टिनेंट था, लेफ्टिनेंट बॉग ने इसे फोर्स किया और जब लेफ्टिनेंट बॉग ने इसे मजबूर करने का प्रयास करा तो इसने वही गोली चलाकर इसकी हत्या कर दी। बाघ की हत्या कर दी बैरकपुर में। और आपसे पूछेगा, एक तो ये पूछ सकता है बैरकपुर है कहां? ये पश्चिम बंगाल में है। एक मंगल पांडे किस इन्फेंट्री का था? ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का जवान था। इस अपराध के लिए इसे अपराधी माना गया और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को बैरकपुर में ही फांसी की सजा दी गई। तो 1857 के संग्राम में सबसे पहले शहीद होने वाला व्यक्ति है मंगल पांडे। दूसरी ओर मैंने आपको 2 कारण बताए। एक कारण मैंने बताया राजनीतिक कारण, भारत में रियासतों पर अंग्रेजों का जबरन अधिकार, और दूसरा सामाजिक कारण, भारत में विधवा पुनर्विवाह। इन दोनों बातों को आधार बना के 2 भारतीय व्यक्ति अजीमुल्ला खां एवं रणोजी बापू, ये 2 व्यक्ति, इन्होंने लंदन में भारत में होने वाले 1857 के संग्राम की आधारभूत प्रस्तावना बनाई। इन्होंने ये कहा कि हम 31 मई 1857 को भारत में आंदोलन शुरू करेंगे और भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध एक संग्राम शुरू करेंगे, जिसे 1857 का संग्राम योजना इन 2 व्यक्तियों ने बनाई। ये कहते हैं 31 मई 1857 को शुरू करेंगे अपनी बात को। क्लियर हो गया? इनके जो मुख्य बिंदु थे मैंने बताया आपको, भारत में सामाजिक और राजनीतिक कारण इन्होंने आधार बनाया। इन्फेंट्री राइफल तो तात्कालिक कारण हो गया, ये तो दूसरी तरफ चालू हो गया। इन्होंने इसका एक चिन्ह भी, एक प्रतीक माना जाता है, वो है कमल एवं रोटी। कमल एवं रोटी को इस संग्राम का आधारभूत प्रतीक माना गया। आपसे पूछ सकता है कि 1857 के संग्राम का प्रतीक क्या है? तो कमल और रोटी इसका प्रतीक। इन दोनों ने प्रस्तावना पेश बना ली। आपसे पूछ सकता है कि उस समय लंदन का ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो प्रधानमंत्री था पामस्टन और महारानी थी एलिजाबेथ। उधर फांसी हो गई, इधर फिर एक नया काम शुरू हो गया कि 29 अप्रैल या 8 अप्रैल को फांसी होती है किसे? मंगल पांडे को। 29 अप्रैल को मेरठ की है 3री नेटिव इन्फेंट्री। इसके जवान थे 99 जवान। इन्होंने भी विद्रोह कर दिया। इन्होंने कहा कि हम भी इस प्रकार की राइफल का प्रयोग नहीं कर सकते जिसमें हमारा धर्म भ्रष्ट होता। इनके विरुद्ध यही मुकदमा चलाया गया जिसमें से 85 को आजीवन उम्र कैद दी गई। 85 व्यक्ति। ये बात जो है वहां के स्थानीय जो जवान थे उनमें धीरे धीरे चिंगारी काम करना शुरू कर दिया और 10 मई 1857 को वहीं के स्थानीय एक सैनिक कदम सिंह ने अपने साथ कुछ सैनिकों को ले लिया
इसे मेरठ की क्रांति का प्रमुख नेता माना जाता है कदम सिंह को। कदम सिंह ने 10 मई 1857 को जितने सैनिक थे उन्हें अपने साथ मिला लिया और अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया और अपने 85 कैद साथियों को आजाद करा। और ये यहां से 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचे। ध्यान रखना, मेरठ का नेतृत्व इसी के अधीन चलता रहेगा। लेकिन 10 मई 1857 को दिल्ली पहुंचे और उन दिनों दिल्ली के अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है इसे। ये दिल्ली में दिल्ली का अंतिम मुगल था और अंग्रेजों का पेंशनर था। इसके बारे में हम बात कर चुके पहले कि अंतिम मुगल किस तरह पेंशनर रहा। ये पेंशनर था अंग्रेजों का और इससे मिली एक इन्फेंट्री जाकर और इन्होंने कहा कि हम आपके नेतृत्व में लड़ना चाहते हैं। इसका एक सेनापति था, नाम था बख्त खां। इसने बख्त खां को आदेश दे दिया और बख्त खां ने इस इन्फेंट्री का नेतृत्व किया और 12 मई 1857 को हार्डसन एवं निकलसन इन दो व्यक्तियों ने इस विद्रोह का दमन किया और बख्त खां और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया। आपसे एक्सेप्टेड सवाल पूछा जाएगा कि हडसन और निकलसन ने बहादुर शाह जफर को कहां से गिरफ्तार किया, तो इसे गिरफ्तार किया गया हुमायूं के मकबरे से। ये हुमायूं के मकबरे में छिपा हुआ था और इसे गिरफ्तार करके भेज दिया गया रंगून। रंगून कहां पड़ता है? वर्मा पड़ता है, जिसे आधुनिक म्यांमार कहते हैं। ठीक है, इसे गिरफ्तार करके जो है बच्चों भेज दिया गया। इस तरह से 1857 के विद्रोह का मेरठ और दिल्ली दो विद्रोह का तो अंग्रेजों ने दमन कर दिया, लेकिन संपूर्ण उत्तर भारत में आप कह सकते हैं विद्रोह लग गया। वे राज्य जो अंग्रेजों ने जबरन अधिकृत कर रखे थे उनमें एक क्रांति बढ़ी, जैसे आपका अवध, जैसे आपका झांसी, और उसके साथ साथ कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो सामाजिक अंग्रेजों के सामाजिक सुधारों का विरोध कर रहे थे, जो भारतीयों के सर के ऊपर से जा रहा था, जैसे विधवा पुनर्विवाह में न्याय करना आपको बताया। इन कई कारणों से जगह जगह भारत में विद्रोह शुरू हो गए और इस तरह से 1857 के विद्रोह का कारण बना और 1857 की क्रांति। बोलो, कोई डाउट यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताओ। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन नहीं है? आपसे ये पूछ सकता है कि क्या 1857 से पहले भारत में कोई सैनिक विद्रोह हुआ है कि नहीं हुआ है? तो 1806 में भारत का प्रथम सैनिक विद्रोह होगा। 1806 में वेल्लोर में प्रथम सैनिक विद्रोह। ये सैनिक विद्रोह भारतीयों को सर पर पगड़ी बांधने या किसी प्रकार का धार्मिक कोई कपड़ा पटका अपने सर पर बांधने के कारण इस सैनिक विद्रोह को भारतीयों ने किया था। अंग्रेजों ने कहा था कि कोई भी भारतीय अपने सर पे ना तो पगड़ी बांधेगा, ना ही कोई अन्य अलग प्रकार का धार्मिक पटका या फिर कोई और चीज नहीं बांधेगा, बल्कि सबके लिए एक हेलमेट लाया गया है सब सैनिकों के लिए, और सभी सैनिकों में समानता लाने के लिए इस हेलमेट को सबके लिए पहनना अनिवार्य है। भारतीयों ने इसका विद्रोह किया। एक और भी कारण माना जाता है, कहा जाता है कि उस हेलमेट में भी गाय अथवा सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था उसे बनाने में। उसे ऊपर उसकी जो ऊपर सोए सरफेस था उसे स्मूथ किया गया था, चिकना, ताकि उस पर अगर कोई गोली वगैरह लगे तो वो स्लाइड हो जाए, रिकोटेड हो जाए। तो इस कारण से उसकी जैसे ग्रीस इस तरह से चर्बी का प्रयोग किया गया था। इस चर्बी के विरोध में तमिलनाडु में पड़ता है। और प्रथम विद्रोह है, आपसे एक्सेप्टेड सवाल है, पूछ सकता है कि भारत में प्रथम सैनिक विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका, ये विद्रोह हुआ था वेल्लोर में प्रथम। और आपसे वो क्या पूछ सकता है? और तो एक्सेप्टेड सवाल यहाँ से बनता नहीं। अंतिम ऐसा जिस पर जबरन अंग्रेजों ने कब्जा किया या फिर अधिकार किया वो मैंने आपको बताया। अंतिम मैंने आपको बताया अवध है।
ठीक है। करौली में था लेकिन करौली को भारतीय जनता के विद्रोह के कारण था, करौली के विद्रोह को दबा दिया गया था। और एक्सेप्टेड सवाल आपसे ये पूछ सकता है कि 1857 के विद्रोह की समापन की एग्जैक्ट तारीख क्या है, तो ये 10 अप्रैल 1858 इसका अंतिम विद्रोह जो समाप्त हुआ है वो हुआ है 10 अप्रैल 1858। 10 अप्रैल 1858 को तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। 10 नहीं सॉरी 18 अप्रैल 1858 तात्या टोपे को, और तात्या टोपे को फांसी के साथ ही इस विद्रोह का अंत माना जाता है। ये भी एक्सेप्ट सवाल आपसे पूछ सकता है। तात्या टोपे के है इस विद्रोह में कानपुर से कमान संभाल रहे थे, तो ये भी एक्सेप्टेड सवाल आपसे बनता है। 10 1857 के विद्रोह संबंधित और भी सवाल पड़ेगा, इसमें कोई डाउट किसी को हो तो पूछ लो मुझसे। कल हम फिर डिफरेंट जितने गवर्नर हैं उनके बारे में बात करेंगे। जो गवर्नर कौन कौन से आए, किसने भारत में किस किस प्रकार की सामाजिक सुधार नीति, कौन सी हड़प नीति और किस प्रकार के भारत में रूप में किस किस का क्या सहयोग रहा, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछो। कोई डाउट नहीं? चलो ठीक है, यहाँ तक ये वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।